हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 2 यानी लेक्चर सेकंड। तो बच्चों पिछले लेक्चर में हमने देखा कि एक धारावाही चालक अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस बात की पुष्टि किससे हुई थी? ऑर्स्टेड के प्रयोग से। तो ऑर्स्टेड के प्रयोग से ये सिद्ध हो गया था कि किसी धारावाही चालक के आसपास यानी चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। लेकिन उस प्रयोग से इस बात का पता नहीं लगा था कि वो चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, उसकी प्रबलता कितनी होगी, उसकी तीव्रता कितनी होगी। तो आज के टॉपिक में हम वही सीखेंगे कि धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। उसके लिए फ्रांस के वैज्ञानिकों ने सन 1820 में ही, उसी सन की बात है, सन 1820 में ही ऑर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था और उसी वर्ष बायो एंड सेवर्ट नाम के वैज्ञानिकों ने एक नियम दिया था। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और इन कारकों का पता लगाया कि वो चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर कर रहा है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिससे वो चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित हो रहा है, इफेक्टेड हो रहा है। और उसी आधार पर उन्होंने अपना एक नियम बनाया। इसी नियम के आधार पर हम किसी धारावाही चालक से कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इसकी गणना कर सकते हैं। तो बच्चों इस नियम को समझते हैं। तो आज का टॉपिक बायो सेवर्ट का नियम। लेट्स स्टार्ट। बायो सेवर्ट का नियम। तो देखें, जैसे ये कोई धारावाही चालक है, कोई सा धारावाही चालक, इसमें धारा बह रही है आई। तो इस वायर का, इस चालक तार का हमने एक छोटा सा अल्पांश ले लिया, यानी स्मॉल एलिमेंट। अल्पांश यानी स्मॉल एलिमेंट, एक अल्पांश लिया, ये एक छोटा सा टुकड़ा बहुत सूक्ष्म, जिसकी लंबाई हम कितनी मान सकते हैं? DL, एक छोटा सा अल्पांश, स्मॉल एलिमेंट उस वायर का। इससे R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर, जैसे यहाँ पर हमें देखना है कि चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो वो इस नियम से पता करेंगे। और ये सूक्ष्म अल्पांश जो है, मतलब अल्पांश कह दिया तो सूक्ष्म कहने की आवश्यकता नहीं है, यानी सूक्ष्म लंबाई या अल्पांश या स्मॉल एलिमेंट, इससे R दूरी पर एक बिंदु है P जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। और ये अल्पांश, इस अल्पांश से उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच कितना कोण बना रहा है? थीटा। तो बच्चों सिचुएशन समझ में आ गई होगी। ये कोई धारावाही चालक है जिसमें आई धारा बह रही है और उस चालक का हमने एक अल्पांश लिया है जिसकी लंबाई कितनी है? DL। और इससे R दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। और ये अल्पांश से उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच कितना कोण बना रहा है? थीटा। तो बच्चों बायो सावर्ट के नियम के अनुसार, यानी इस नियम के अनुसार बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र, ये नियम चल रहा है भाई, चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? देखो, चुंबकीय क्षेत्र को B से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं? B से। अब सूक्ष्म अवयव से देख रहे हैं, यानी अल्पांश से देख रहे हैं, तो उसको dB लिख लिया। dB, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, dB आप समझते होंगे। सूक्ष्म अवयव के लिए हम d शब्द लगा देते हैं, जैसे dx, dy, dz। डिफरेंशिएशन में आपने ये ऑपरेटर पढ़ा है।
तो dB प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, I के, क्योंकि इसमें कितनी धारा बह रही है, I। इसका अर्थ क्या हुआ कि जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित करोगे उतना ही ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये पहला स्टेटमेंट, पहला तथ्य हो गया। दूसरा, अल्पांश की लंबाई, जो हमने अल्पांश लिया है, अल्पांश की लंबाई, शॉर्ट में लिख देता हूँ लंबाई, और लंबाई है कितनी, dl, के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ओके, तो इससे क्या स्टेटमेंट आया कि dV प्रोपोर्शनल टू dl, जो उसकी लंबाई है कि जितने टुकड़े से, बड़े टुकड़े से देखोगे तो ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा, यानी जितना बड़ा वायर लेंगे उतना ही ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, यानी स्टेटमेंट नंबर सेकंड। तीसरा, बच्चों टाइम लगता है लिखने में, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ कि अल्पांश और अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच जो कोण बन रहा है उसकी ज्या किसको कहते हैं, साइन को, या लिख ही देता हूँ चलो, अल्पांश और अल्पांश को उस बिंदु से किस किस के बीच का कोण देख रहे हैं, एक तो अल्पांश, और अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण, थीटा है कोण, की ज्या किसको कहते हैं बच्चों, साइन को कहते हैं, के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि dB प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ओके, स्टेटमेंट नंबर थर्ड आ गया। चौथा स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट उन्होंने दिए थे। चौथा तथ्य क्या है कि इस अल्पांश से उस बिंदु की जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक r है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अल्पांश से उस बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस स्टेटमेंट से क्या हमें पता लग रहा है बच्चों कि dV इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, दैट इज dV प्रोपोर्शनल 1/r², यानी व्युत्क्रमानुपाती है वर्ग के, तो नीचे आएगा r का वर्ग, जो दूरी है r है उसका वर्ग r² हो गया, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1/, करोगे तो dV प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये आया चौथा स्टेटमेंट। ये बात समझ में आ गई बच्चों। अब देखें, अगर हम, तो बायो सेवर्ट ने इतना ही बताया था, ये 4 तथ्य दिए थे, उन्होंने ये बताया था कि किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ये उन्हें बहुत प्रयोग करने के आधार पर निष्कर्ष मिले थे। उन्होंने ये निष्कर्ष किस आधार पर निकाले, एक्सपेरिमेंट्स के दौरान, मतलब भिन्न भिन्न दूरियों पर तीव्रता का आंकलन किया, चालक की लंबाई बदल के आंकलन किया, कोण बदल के आंकलन किया,
धारा की प्रबलता बदल के आकलन किया तो उससे ये निष्कर्ष निकल के आए। वो बच्चों ये कुछ हाथ लग गया मेरा तो ये बिगड़ गया, तो बच्चों आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें पहले। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो अब अगर इन चारों तथ्यों को मैं एक साथ लिख दूं बच्चों, तो डी बी कहाँ लिखूं, एक सेकंड, देखो ये स्टेटमेंट आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, स्टेटमेंट यहीं लिखे रहने देता हूँ, ये सब हटा देता हूँ। ये फिगर तो बनाए रखना ही है, तो यहाँ हमें स्पेस मिल जाएगा बच्चों लिखने के लिए, आप समझ भी जाएंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, तो देखें डी बी प्रोपोर्शनल, एक तो आई के था, डी एल के था, साइन थीटा के था, ये तीनों मिला दिए, देखिए प्रोपोर्शनल आई और डी एल और साइन थीटा एक साथ लिख दिया मैंने, और ये अपॉन में था आर स्क्वायर, तो मैंने यहाँ लिख दिया। ये स्टेटमेंट आ गया बच्चों। अब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, तो डी बी इतना मैंने ये जो लिखा है वो इन तथ्यों के आधार पर लिखा है, जिससे आप, मैं इनको हटा देता तो समझ नहीं पाते। देखो प्रोपोर्शनल आई, प्रोपोर्शनल आई, प्रोपोर्शनल डी एल, प्रोपोर्शनल डी एल, प्रोपोर्शनल साइन थीटा, प्रोपोर्शनल साइन थीटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। अब इनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ से यहाँ का ये कैसे आ गया ये समझाने के लिए लिखा था। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ। तो अब बच्चों आगे की क्रिया करेंगे, आगे के स्टेप की तरफ बढ़ेंगे कि अब हम क्या करने जा रहे हैं। क्या करेंगे बच्चों, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन से हमें कोई रिलेशन नहीं मिलता है। जब समानुपाती या अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कुछ ना कुछ तो नियतांक आएगा। इतना तो आप अब तक सीख चुके हैं। तो देखिए क्या होगा इसके बाद, अगर मैं इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाता हूँ। अब बच्चों मैं यहाँ लिख लूँ इस स्टेटमेंट को, क्योंकि यहीं से चलेंगे कि डी बी प्रोपोर्शनल आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर, इसको हटा देते हैं। ये लिखा रहने दीजिए, वहाँ पर वो लिखा है उससे क्या फ़र्क है। तो देखिए डी बी बराबर करेंगे, तो अगर ये चालक वायु या निर्वात में रखा हुआ है तो एक कांस्टेंट आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। देखो बच्चों एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ यहाँ, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। कब, जब ये वायर कहाँ रखा हुआ है, वायु या निर्वात में। वायु या निर्वात में, दैट इज एयर और वैक्यूम। निर्वात वैक्यूम को कहते हैं, दैट इज फ्री स्पेस, इसको क्या कह देते हैं, फ्री स्पेस में रखा हुआ है। तो देखें ये स्टेटमेंट आ गया, ये बायो सावर्ट का जो नियम है उसका गणितीय एक्सप्रेशन आ गया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, गणितीय स्वरूप आ गया। तो अब यहाँ पर ये सीखना है कि ये जो नया नियतांक हमने लगा दिया इसके बारे में चर्चा करेंगे, जिससे कि इस नियम की पूरी जानकारी आपको मिल जाए। तो बच्चों बायो सावर्ट का नियम आपकी समझ में आ गया है कि कोई धारावाही चालक का एक अल्पांश किसी बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, वो इस एक्सप्रेशन से हम ज्ञात कर सकते हैं। हमें धारा पता होनी चाहिए, कितने एम्पियर की धारा बह रही है, इस एलिमेंट की लंबाई कितनी है वो पता होना चाहिए, ये कोण कितना है वो हमें पता होगा, और इससे कितनी दूरी पर निकालना है ये हमें पता होगा। तो इनके मान रखकर हम चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं बच्चों। अब आप कहेंगे सर इसका मान कैसे रखेंगे, ये क्या है, ये क्या बला आ गई बीच में, तो इसको समझिए बच्चों। ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, इतना तो आपकी समझ में आ गया है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा करके ये नियतांक आया है। तो बच्चों इसकी जो वैल्यू होती है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, अभी हम आगे बात कर रहे हैं कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इसकी जो वैल्यू होगी वो 10⁻⁻7 न्यूटन
पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होगी बच्चों। अब आप कहेंगे सर ये मात्रक आपने कहाँ से निकाल लिया? हाँ, इस मात्रक को निकालने से पहले एक बात और बता दें बच्चों, ये जो चुंबकीय क्षेत्र आया है इसका मात्रक भी हमें पता होना चाहिए। धारावाही चालक के कारण, मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न है, जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है एसआई मात्रक, वो टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला। ये भी हम यहाँ बता दें। अभी मात्रकों की चर्चा थोड़ी देर बाद कर लेंगे बच्चों। टेस्ला को हम टी से लिख देते हैं, कैपिटल टी से। साइंटिस्ट के नाम पर है तो कैपिटल ही लिखा जाएगा। ये 11th में हम आपको समझा चुके हैं। ये भी साइंटिस्ट के नाम पर ही हैं तो न्यूटन का एन बड़े से बनेगा, और एम्पियर भी साइंटिस्ट का नाम है तो ये भी कैपिटल से ही बनेगा, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो ये मान आ गया बच्चों यहाँ पर। अब बात यहाँ ये आती है कि ये सर आपने मात्रक कैसे निकाल लिया? तो बच्चों चलो अभी बता ही देते हैं। एक्चुअली थोड़ी देर बाद, यानी या तो आज के लेक्चर में या अगले, आज के लेक्चर में तो नहीं पढ़ पाओगे। एक धारावाही चालक पर लगने वाला बल होता है F बराबर BIL साइन थीटा। आगे पढ़ेंगे इसको, जब आगे पढ़ लोगे तब समझ में आ जाएगा। F बराबर BIL साइन थीटा। तो यहाँ से बच्चों देखें, B का मात्रक निकालें तो B बराबर F अपॉन IL से निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा तो एक रेशियो हो गया, एक अनुपात हो गया, इसका तो कोई मात्रक होगा नहीं। तो कितना आया? B का मात्रक क्या आ गया? न्यूटन। मैं ऐसे ही लिख देता हूँ बच्चों, I विद्युत धारा है, इसका मात्रक एम्पियर, और L मीटर। एम्पियर मीटर आ गया, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो टेस्ला कह लो या ये वाला मात्रक लिख दो, टेस्ला या न्यूटन प्रति एम्पियर। आगे पढ़ोगे इसको अभी तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, एम्पियर मीटर। ठीक है, तो या तो ये लिख लो या ये लिख लो। ये भी एसआई यूनिट है, ये भी एसआई यूनिट है। तो देखें, ये मात्रक हमने न्यूटन प्रति एम्पियर कैसे लिख दिया, इसको समझा देते हैं। तो यहाँ से देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना आ जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? dv इंटू आर स्क्वायर, dv इंटू आर स्क्वायर, और अपॉन IDL साइन थीटा, IDL साइन थीटा। तो मात्रक निकालिए। तो इसका मात्रक क्या रखेंगे आप? ये वाला रखेंगे, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, यानी न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। नीचे आ गए dv इंटू आर दूरी है, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर हो गया, अपॉन नीचे एम्पियर विद्युत धारा I का मात्रक, और dl लंबाई है मीटर, साइन थीटा का कोई भी यूनिट नहीं होगी। तो देखें यहाँ पर मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो गए, कैंसिल आउट हो गए। क्या रह गया? न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर रह गया बच्चों, यही तो रह गया। तो वही तो मैंने लिखा है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, इस तरीके से आ गया। तो ये एसआई यूनिट है बच्चों, मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या है ये? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है इसकी? टेस्ला या ये एक ही बात है। अब जब यूनिट की बात चल ही गई है तो अब मैं इसकी CGS यूनिट भी लिख देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट बच्चों आप ले लो, ये कैसे आया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको हटाता हूँ। अब मैं एक बात और यहीं लगे हाथों समझा दूँ आपको कि जो चुंबकीय क्षेत्र है dB, उसकी SI यूनिट और CGS यूनिट दोनों की बात कर रहे हैं। देखिए SI यूनिट होती है टेस्ला और ये होती है गॉस। जी लिख सकते हैं इसको। गॉस साइंटिस्ट का नाम है, आपने गॉस की प्रमेय पढ़ी थी, वही गॉस हैं ये। और टेस्ला को टी से लिख सकते हैं, ये भी साइंटिस्ट का नाम है। ये SI यूनिट है, ये CGS यूनिट है। तो जाहिर सी बात है कि ये वाली यूनिट बड़ी है, तो 1 टेस्ला इक्वल्स टू, ये रिलेशन भी याद रखें आप, 10⁴ गॉस होते हैं। ठीक है, या मैं ऐसे एब्रीवेशन में आपको हो सकता है ना समझ में आए। 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10⁴ गॉस।
ये ध्यान रखेंगे आप। भाई चुंबकीय क्षेत्र पढ़ रहे हैं तो उसकी यूनिट भी पता होनी चाहिए। और भी यूनिट होती है बच्चों वेबर के टर्म में, अब वो आगे पढ़ोगे तब आ जाएगी। देखो चुंबकीय क्षेत्र की हमने यूनिट लिखी टेस्ला, एक लिख दी न्यूटन पर एम्पियर मीटर। देखो आप आगे एक चुंबकीय फ्लक्स पढ़ोगे, उसमें फाई बराबर बी ए कॉस थीटा पढ़ाया जाएगा। ये चुंबकीय फ्लक्स आगे पढ़ोगे, अभी समझ लो, आगे समझ में आएगी, समझने की कोशिश कर लो आप बस। तो फाई चुंबकीय फ्लक्स है, इसको हम वेबर में नापते हैं, तो यहाँ से कॉस थीटा की तो कोई यूनिट होगी नहीं, तो बी की यूनिट क्या आ जाएगी फाई अपॉन ए, और फाई को मापते हैं वेबर में, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये भी इसकी यूनिट होती है। इसको संक्षेप में शॉर्ट में लिखें तो वेबर को डब्ल्यू बी अपॉन मीटर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट है। टेस्ला कह लें या न्यूटन पर एम्पियर मीटर कह लें या वेबर पर मीटर स्क्वायर कह लें, ये यूनिट किसकी हैं, चुंबकीय क्षेत्र की। तो बच्चों इस कन्फिग्रेशन से कंफ्यूज मत हो जाना, इधर उधर सब मैंने कर दिया है, मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। चुंबकीय क्षेत्र, उसकी यूनिट टेस्ला, एसआई यूनिट क्या हुई, टेस्ला हुई या न्यूटन पर एम्पियर मीटर हुई या वेबर पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसकी जो सीजीएस यूनिट है वो गॉस होती है, और टेस्ला और गॉस में मैंने रिलेशन भी लिख दिया है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलेंगे, फिर यहीं लौट के आएंगे। इस पर चर्चा चल रही थी न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये सब हटा दें अब, क्योंकि आप इसको नोट कर चुके हैं, तो इसको भी हटा दें, हमें थोड़ा समझाने के लिए जगह भी चाहिए। इसको हटा दें, इन सब को हटा दें। अब मूल टॉपिक पर लौट के वापस आते हैं बच्चों। तो देखें अब न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, यही तो था, और ये था टेस्ला। मैं हिंदी में लिख देता हूँ, टी लिख दूंगा तो आप कहेंगे इसी में कोई ऐसा कोई भौतिक राशि है जो इसमें इनटू में हो रही है, आइडियल साइन थीटा इंटू टी अपॉन आर स्क्वायर। आप ऐसा समझ सकते हो, इसलिए मैंने हिंदी में लिख दिया टेस्ला, यानी इतने टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो बच्चों बात चल रही थी कि ये नियतांक जो है इसकी वैल्यू तो हमें पता चल गई, लेकिन ये है क्या, म्यू नॉट क्या है। तो देखें म्यू नॉट की वैल्यू कितनी आई वैसे, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, प्रति एम्पियर स्क्वायर है तो -2 लिख सकते हैं बच्चों, मैं संक्षेप में लिखूंगा। ये इसकी वैल्यू आ गई। अब ये म्यू नॉट है क्या, अब आप कहेंगे म्यू सर चिल्ला रहे हैं, हो सकता है उच्चारण आपकी समझ में ना आए, मैं म्यू बोल रहा हूँ आप न्यू समझ रहे हो, तो ये एक्चुअली ये शब्द है क्या बच्चों, म्यू, ये ऐसे आप उच्चारण करेंगे, म्यू नॉट, जीरो लगा है यानी म्यू नॉट उसको बोल रहे हैं, तो म्यू नॉट की वैल्यू ये होगी। अब ये म्यू नॉट है क्या, देखें ठीक उसी तरीके से जैसे आपने कूलाम का नियम पढ़ा था कि दो स्थिर बिंदु आवेश थे r दूरी पर, एक आवेश Q1 था एक Q2 था, दोनों के बीच की दूरी r थी, तो उनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल था वो चाहे आकर्षण का हो चाहे प्रतिकर्षण का हो, वो कितना आया था, प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ भी हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के ये नियतांक लिखा है, यहाँ भी एक नियतांक लिखा था f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो देखें क्या सिमिलरिटी है, कितना इंटरेस्टिंग, क्या इंटरेस्टिंग तथ्य, मतलब कितना इंटरेस्टिंग सिमिलरिटी, क्या समानता आ रही है, एक रोचक समानता आ रही है बच्चों। देखिए जब हमने यहाँ समानुपाती का चिन्ह हटाया तो यहाँ भी 4 पाई था, यहाँ भी 4 पाई है, यहाँ म्यू नॉट था, यहाँ एप्सिलॉन नॉट है। फ़र्क कितना है कि यहाँ म्यू नॉट ऊपर है, यहाँ एप्सिलॉन नॉट नीचे है सिमिलरिटी, यानी म्यू नॉट 1/ε0 से रिप्लेस हो रहा है, बस 4 पाई वहाँ भी है 4 पाई, मतलब एक जैसे नियतांक नहीं लग रहे आपको। यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या कहलाता था, वैद्युतशीलता, परमिटिविटी,
और यहाँ क्या कहलाएगी, चुंबकशीलता। देखिए कितनी समानता है, कितनी आसानी से। देखिए अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मन लगा के अगर सीख ली है तो मैग्नेटिज्म समझने में आपको कठिनाई नहीं होगी। बहुत सारी सिमिलरिटी, बहुत सारी समानताएं आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर, तो बड़ा इंटरेस्ट आएगा। तो देखें म्यू नॉट, इस म्यू नॉट का नाम देते हैं, ये है क्या, ये है फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी, यानी वायु या निर्वात। ज़्यादा अंतर नहीं होता वायु या निर्वात में, तो वैसे तो कायदे में ये निर्वात की ही है। वायु या निर्वात की चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता, दैट इज permeability of free space, यानी वैक्यूम, वैक्यूम से मतलब है, निर्वात से मतलब है इसका। यानी इस समय ये हम क्या मान के चल रहे हैं कि ये वायर कहाँ रखा हुआ है, वायु या निर्वात में रखा हुआ है, उस समय ये है। जैसे आपने कूलाम के नियम में भी पढ़ा था, ठीक उसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अगर यही चालक, धारावाही चालक किसी माध्यम में स्थित होता बच्चों, वायु या निर्वात के अलावा, तो अब मैं कहाँ लिखूँ बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ले लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट, हटाएं, ओके। वायु या निर्वात, वायु या निर्वात में होता तो ये होता। अब इसके अलावा किसी अन्य माध्यम में है, वायु या निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम में रखा होता। मैं संक्षेप में लिख रहा हूं बच्चों, शब्दों के चक्कर में मत पड़ना। मैं यहाँ ये लिखना चाह रहा हूं कि यदि यह धारावाही चालक वायु या निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम में स्थित होता तो चुंबकीय क्षेत्र कितना होता। लेकिन मैं संक्षेप में लिख रहा हूं, सेंस आप समझ रहे हैं। वायु या निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम में स्थित होने पर, या होने पर लिख देता हूँ, जगह की बचत कर लेते हैं भाई, होने पर, तब क्या होता, यही एक्सप्रेशन हमारा कन्वर्ट हो जाता इस फॉर्म में, dB इक्वल्स टू म्यू अपॉन 4 पाई। वी विल नॉट टेक नॉट हेयर, हम यहाँ पर नॉट नहीं लेंगे, म्यू लेंगे, म्यू अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट तो वायु या निर्वात के लिए है और अन्य माध्यम के लिए म्यू अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो हमारा जो एक्सप्रेशन था उसने ये रूप धारण कर लिया। ओके बच्चों, अब यहाँ म्यू क्या है, जैसे म्यू नॉट क्या था, फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी यानी चुंबकशीलता थी। अब यहाँ म्यू माध्यम की चुंबकशीलता हो गई, तो यहाँ म्यू क्या हो जाएगा, समझ लें बच्चों, म्यू बराबर माध्यम की निरपेक्ष, यानी उसकी किससे तुलना नहीं कर रहे हैं, एब्सोल्यूट निरपेक्ष चुंबकशीलता। क्या हो गई, चुंबकशीलता माध्यम की होगी बच्चों। दैट इज, इसको क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है बच्चों, अब आपने वहाँ भी तो लिखा था, जैसे अगर ये कब है, जब वो दोनों आवेश वायु या निर्वात में थे। मैं बेटा कंपैरिजन करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको असुविधा ना हो और आसानी से चीज़ समझ में आ जाए। यही दोनों आवेश अगर माध्यम में थे, हमारा पिछला लेक्चर
पिछला वीडियो आप देख सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक का, जिसमें हमने कूलम्स लॉ पढ़ाया था। तो वहाँ हमने माध्यम में होने पर 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखा था, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समझते चलें बच्चों। अब यहाँ हमने म्यू नॉट की जगह म्यू लिख दिया। अब हमने एप्सिलॉन को ऐसे और लिख दिया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। आपको ध्यान होगा, ये टर्म तो आएगा ही, मैं लिख नहीं रहा हूँ तो लिख देता हूँ, आपका कोई भरोसा नहीं है कि आप अधूरा छोड़ दें। ठीक है बच्चों, तो इस एप्सिलॉन को ये भी लिख दिया था मैंने। तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू क्या था, एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R था, और इसको हमने के भी मान लिया था वहाँ, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं मानेंगे। ये रिलेटिव परमिटिविटी थी, यानी अभी बात आई नहीं है यहाँ पर, वो बात अभी यहाँ पर नहीं आई है, अभी समझाएंगे कि हमने एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R लिख लिया था। ठीक इसी तरीके से ये एक्सप्रेशन ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब मैं इसे हटाता हूँ बच्चों, ये तो आपने नोट कर लिया होगा। माध्यम की निरपेक्ष चुंबकशीलता हो गई, यहीं चलते चल रहे हैं क्योंकि सब कुछ नहीं हटा सकते, कंपेयर नहीं होगा। इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि dB इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू म्यू R अपॉन 4 पाई, जस्ट लाइक इट। समझ रहे हैं, ये टर्म तो बाकी हैं ही, IDL साइन थीटा ओवर R स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। तो अब देखें, म्यू के स्थान पर हमने क्या लिखा, म्यू नॉट इंटू म्यू R। इसको भी हटा दें, इसका स्क्रीनशॉट बच्चों बार बार लेते रहें स्क्रीनशॉट। ये स्क्रीनशॉट हो गया होगा, हमें थोड़े स्थान की आवश्यकता है, ये भी आपने नोट कर लिया है। तो देखें, इसका मतलब म्यू के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, म्यू नॉट इंटू म्यू R, जस्ट लाइक एज एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। तो अब म्यू मैंने बता दिया क्या था, माध्यम की निरपेक्ष चुंबकशीलता थी, म्यू नॉट फ्री स्पेस की चुंबकशीलता थी, फिर म्यू R क्या है, जैसे वहाँ एप्सिलॉन R क्या था, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है ना, वैसे ये रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, दैट इज म्यू R यहाँ पर क्या है, माध्यम की आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता हो गई, दैट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी। वो एब्सोल्यूट थी, म्यू एब्सोल्यूट थी, ये रिलेटिव है इसलिए R लगा दिया है। यानी अब यहाँ पर हम एक तुलना कर रहे हैं कि उस माध्यम की जो परमिएबिलिटी है वो फ्री स्पेस की तुलना में कितनी है, उनका रेशियो है, अनुपात है, तो वो रिलेटिव हो गई। रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। ओके बच्चों, तो ये क्या रहा, उस कांस्टेंट के बारे में। ये जो अनुक्रमानुपाती जो नियतांक आया था उसके बारे में हमने यहाँ पर सीख लिया कि म्यू क्या है, म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट R क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, उसकी यूनिट क्या है। तो इस कंपैरिजन से आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे बच्चों। तो अब चलेंगे आगे, ये कांस्टेंट्स की बात हो गई। अब आप चाहें तो इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की या म्यू नॉट की, एक ही होगी क्योंकि 4 पाई तो कांस्टेंट है। ठीक है ना, निकाल के दिखाएं बच्चों। चलो वो भी काम कर देते हैं, कोई कसर बाकी रह न जाए। वैसे कायदे में ये काम तो 11th का है बच्चों। 11th लेवल पर आप डायमेंशन यानी विमीय सूत्र निकालना सीख जाते हैं। चलिए मैं निकाल देता हूँ, घबराइए मत, कोई टेंशन लेने के नहीं। तो देखें बच्चों, जो हमने मात्रक अभी निकाला था एक तरीके से, यहाँ मैंने समझाया था, उसी से हम डायमेंशन निकालने का प्रयास करते हैं। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की डायमेंशन पूछी जाए, इसका मात्रक हमने क्या लिखा था,
न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर लिखा था, मात्रा कैसे आया था वो मैं समझा चुका हूँ। अब इसका विमी सूत्र निकालना है, चाहे म्यू नॉट का निकालना हो या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का, एक ही आएगा क्योंकि 4 पाई तो कांस्टेंट है। तो देखें क्या आएगा, न्यूटन एक तरीके से क्या हो गया बच्चों, बल और ये धारा का वर्ग, यही तो हुआ। और बल की विमा क्या होती है, mLT-2, ये आप विमी सूत्र पता है बल का। और धारा A, धारा कितनी होती है, धारा का जो विमी सूत्र है A होता है बच्चों, तो A2 हो गया, स्क्वायर है इसलिए इसको सॉल्व करेंगे तो mLT-2A-2, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ म्यू नॉट या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो बच्चों विमी सूत्र भी आपने सीख लिया। अब आगे चलते हैं बच्चों कि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, इसमें दिशा भी होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों, ले लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें, इस फॉर्मूले को, इसको लिख लें या इसको लिख लें, बात एक ही है, क्या फ़र्क पड़ रहा है। हम ज़्यादातर फ्री स्पेस की ही बात करते हैं बच्चों एक्सप्रेशन में, माध्यम के लिए तो मैंने समझा दिया है, आपको कोई न्यूमेरिकल मिलेगा वो भी फ्री स्पेस के लिए ही मिलेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं। तो अब आप आगे देखिए कि जब सदिश राशि है तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाए बच्चों। तो वेक्टर फॉर्म में समझने के लिए यहाँ देखें dv बराबर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसको मैं लिख दूँ, आप लोग ये सोचेंगे कि ये सर क्या लिख रहे हैं। इन वेक्टर फॉर्म यानी सदिश रूप में, इन वेक्टर फॉर्म, देखिए dv, वेक्टर dv हो जाएगा। अब जब वेक्टर बना रहे हैं तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो नियतांक है ही। आईडीएल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, ये वेक्टर फॉर्म हो गई उसकी बच्चों। दिस इज़ द वेक्टर फॉर्म। इसको आप रेक्टेंगल में बंद कर लेना इस तरीके से। अब ये रेक्टेंगल नहीं रहा बच्चों, आकृति बदल गई, आप रेक्टेंगल में बंद करना। तो देखें, सॉरी ये गलती हो गई, यहाँ वेक्टर भी तो लगाना है, दो वेक्टर का ही तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा बच्चों। तो dl क्रॉस r, देखें अब आप ये कहेंगे कि ये कैसे आ गया। देखिए dl क्रॉस यूनिट वेक्टर r है, तो क्योंकि a क्रॉस भी a भी साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा क्रॉस में आ गया। ओके, तो अब हमें ये भी पता है, अब मान लो जैसे इस दिशा में यूनिट वेक्टर कितना है, r कैप है, और यहाँ से लेके इस पॉइंट O मान लेता हूँ मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वेक्टर है वो r है। तो वेक्टर r बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, r इंटू आर कैप, उसका परिमाण और यूनिट वेक्टर। तो आर कैप के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, आर कैप के स्थान पर लिख सकते हैं वेक्टर आर अपॉन आर। ये वेक्टर वाले चैप्टर में 11th में आप भली भांति समझ के आ चुके हैं। तो आर कैप के स्थान पर अगर मैं वेक्टर आर लिखूंगा तो अपॉन आर और आएगा तो आर क्यू हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन ऐसे भी लिखा जा सकता है कि वेक्टर डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस वेक्टर आर अपॉन आर क्यू। ओके, अब बच्चों आप कहेंगे लंबाई तो अदिश राशि होती है, आपने सदिश कैसे ले ली। तो बच्चों है क्या कि जो आईडीएल है, जो डीएल है, हम ये मान के चल रहे हैं आईडीएल को एक संयुक्त एक वेक्टर मान के चल रहे हैं कि लंबाई धारा की दिशा में ली गई है। ये जो dl है इस वेक्टर को मैं ऐसे लूँगा क्योंकि धारा ऊपर की ओर बह रही है, तो ये वेक्टर dl धारा के अकॉर्डिंग मैंने उसको सदिश बना लिया है। धारा जिस दिशा, धारा नीचे बह रही होती तो वेक्टर dl नीचे हो जाता। बात समझ गए बच्चों। तो इसलिए ये धारा के परिप्रेक्ष्य में इसको हमने एक सदिश ट्रीट कर लिया है धारा की दिशा के आधार पर, क्योंकि धारा किसी चालक में दोनों दिशाओं में प्रवाहित की जा सकती है। जैसे इसी चालक में नीचे से ऊपर की ओर और ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित की जा सकती है। तो धारा की दिशा के
परिपेक्ष में हमने इस लंबाई को कैसा ले लिया, एक सदिश राशि। तो कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। दैट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर। धारावाही चालक से जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हुआ। तो बच्चों ये हमने देख लिया कि कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब एक नई बात और निकल के आ गई कि ये सदिश राशि है। तो अब एक समस्या और खड़ी हो गई कि सर अब ये तो बता दो दिशा किधर होगी जब सदिश राशि है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ है उसकी अब हमें दिशा भी ज्ञात करनी है बच्चों। तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लें। हाँ तो बच्चों अब बात करेंगे कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसकी दिशा किधर है। अब हम क्या कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा संक्षेप में ही लिखूंगा मैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। मैंने पूरी बात नहीं लिख रहा हूँ बच्चों, मैंने बोल दिया है, आप लोग इसको बढ़िया सा हेडिंग डालेंगे कि इतना समझ गए आप कि हम किस टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं। अब कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी वो किस दिशा में होंगी, चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने के लिए हम एक नियम पढ़ेंगे, उसको कहते हैं मैक्सवेल्स, या पहले मैं हिंदी में लिखता हूँ, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम। यहाँ पर बच्चों हम एक बात तो लिखना भूल गए, दाएं हाथ का, यहाँ आप लिख लेंगे मैक्सवेल का दाएं हाथ का दक्षिणावर्ती दाएं हाथ समझते हैं आप, राइट हैंड, दाएं हाथ का मैक्सवेल का दाएं हाथ का दक्षिणावर्ती पेच का नियम, ऐसे लिखेंगे इसको। दैट इज मैक्सवेल्स राइट हैंड स्क्रू लॉ। मैक्सवेल्स राइट हैंडेड स्क्रू लॉ। ये लॉ क्या है इसको समझेंगे। अब मैं यहाँ पूरी बात नहीं लिखूंगा, आप कॉपी पेंसिल उठाएंगे, नोट करते जाएंगे। देखो जो धारावाही चालक है इसमें धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, तो उसी दिशा में जैसे इसमें क्या करेंगे, एक पेच लिया जाएगा। जैसे आप जानते हैं स्क्रू पेच, आपने पेच बहुत सारे देखे होंगे। देखो बच्चों ये मैंने एक पेच बनाया है, पेच बना रहा हूँ, इस तरीके से पेच होता है स्क्रू। यहाँ पर इसको पेच कस से कसने के लिए एक खांचा दिया होता है, वो खांचा मैंने बनाया है। तो यहाँ देखें इसको हम पेचकस से इसको कसेंगे या खोलेंगे, क्या करेंगे वो अभी समझ में आएगी बात। तो यहाँ एक पेचकस भी बना देते हैं, इस तरीके से होता है बच्चों, ऐसे कुछ ज़्यादा वैसा हो गया। जैसे ये मैंने एक स्क्रू ड्राइवर लिया है, इससे क्या करना है। अब इससे इस नियम को समझें, दैट इज मैक्सवेल्स राइट हैंडेड स्क्रू लॉ। इससे हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी किस दिशा से किस दिशा की ओर जाएंगी, या चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होगा वहाँ पर जिस बिंदु पर हम ज्ञात कर रहे हैं। हमने कहाँ ज्ञात किया था, बिंदु P पर। तो यहाँ देखना है हमें। तो देखें इस पेचकस को इस दिशा में घुमाना है। जैसे हमने एक पेच लिया और पेचकस से उसको इस तरीके से घुमाना है कि ये जो पेच है हमारा वो उस दिशा में गति करे जिस दिशा में धारा जा रही है। तो देखें बच्चों धारा ऊपर की ओर जा रही है, तो इस पेचकस को ऊपर करना है हमें।
मान लो हम कहीं कस रहे हैं इसको, तो ये ऊपर, मतलब जैसे यहाँ कोई बोर्ड हो, तो ये कब कसा जाएगा, ऊपर कब बढ़ेगा, जब इसको इस दिशा में घुमाएंगे। बात समझ रहे हैं, यानी कैसे घुमाएंगे, इस तरीके से, इस तरीके से घुमाएंगे। बात समझ रहे हैं, तो इस तरीके से घुमाएंगे ऐसे, इस साइड से उस साइड की ओर ऐसे, तो ये ऊपर को बढ़ेगा, यानी ये किधर बढ़ना चाहिए, धारा की दिशा में। तो जो हमारा हाथ है जिस दिशा में रोटेट हो रहा है, या जो पेचकस है वो जिस दिशा में घूम रहा है, वही दिशा किसकी होगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखा होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की होगी। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ जो चुंबकीय रेखाएं होंगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, वो इधर से निकलकर इधर ऐसे प्रवेश कर रही होंगी। बात समझ रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए कि मान लो ये कोई तार होता है, इसमें धारा ऊपर जा रही है, और यहाँ मैंने एक बोर्ड ले लिया है, इस पर कागज़ रख लिया है, और यहाँ मैं इनकी क्षेत्र रेखाओं को खींचना चाहूँ तो क्षेत्र रेखा इस तार के इस साइड से निकलेगी, क्योंकि हम हाथ को ऐसे घुमा रहे हैं, इस साइड से निकलेगी, इस साइड में प्रवेश करेगी, तो वो क्षेत्र रेखा किस तरीके से बन जाएगी, इस तरीके से, इधर से निकलती हुई इधर प्रवेश करती हुई। बात समझ रहे हैं, ये बहुत सारी बन जाएंगी, मैंने एक बना के दिखा दिया आपको। यानी ऐसे हमें हाथ घुमाना होगा कि हमारे जो पेचकस का रोटेशन होगा इस तरीके से होगा। यानी बल रेखा यहाँ से निकल रही है, बल रेखा पहले बोलते थे बच्चों, अब ट्रेंड चला गया है, अब हम क्षेत्र रेखा बोलते हैं। तो लेकिन मैं बोल जाता हूँ बल रेखा, तो आप उससे कोई कंफ्यूज नहीं होंगे। चुंबकीय बल रेखा कहते थे पहले, अब चुंबकीय क्षेत्र रेखा कह देते हैं। तो चुंबकीय फील्ड लाइन, मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस साइड से निकल के इस साइड में प्रवेश करेंगी। तो देखें, यानी ऐसे निकल रही हैं बाहर की ओर, जैसे यहाँ से देखें, जैसे हमने एक कागज़ के टुकड़े पर इनकी बल रेखाएं खींची, तो इस साइड से ऊपर की ओर और इस साइड में अंदर की ओर प्रवेश करेंगी। तो अब जैसे ये दिशा है, तो अब ये निशान, अब इस दिशा को तो वाइट बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड नहीं है, वाइट बोर्ड पर हम इस दिशा को दिखा नहीं सकते। कैसे दिखा देंगे, क्योंकि लंबवत है। तो उसका एक संकेत बनाया गया है बच्चों कि अगर क्षेत्र रेखा बाहर की ओर है तो उसको एक सर्किल के अंदर डॉट बना के दिखा दीजिए। इसका क्या अर्थ है कि इस साइड में जो क्षेत्र है, जो क्षेत्र रेखा है, ऐसे निकल रही होगी और ऐसे घूम के ऐसे प्रवेश कर रही होगी। तो जहाँ पर आपको प्रवेश करती हुई बल रेखा की दिशा होगी, क्षेत्र रेखा की दिशा होगी, वहाँ क्रॉस बनाना होगा। तो क्रॉस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर, ठीक, और ये डॉट क्या प्रदर्शित कर रहा है कि इस बोर्ड के लंबवत, आप क्या कहेंगे, कागज़ के तल के लंबवत, क्योंकि आप तो ये सब चीज़ किस पे लिखेंगे, कॉपी पर लिखेंगे, कॉपी पर कागज़ होगा तो आप लिखेंगे कागज़ के तल के लंबवत बाहर की ओर, कागज़ के तल के लंबवत अंदर की ओर। तो अंदर की ओर अगर क्षेत्र रेखा जा रही है तो क्रॉस से दिखाएंगे, और बाहर की ओर जा रही है तो डॉट से दिखाएंगे। तो उम्मीद है बच्चों ये दिशा आपकी समझ में आ गई होगी। यानी हम स्क्रू को ऐसे घुमा रहे हैं, तो वही दिशा तो ऐसे दी है, इसको वही दिशा है, ऐसे घुमाएंगे तभी तो ऊपर बढ़ेगा। धारा नीचे होती तो स्क्रू ऐसे, स्क्रू ड्राइवर को ऐसे घुमाते तो तब ये नीचे को चलता। तो एक नियम तो ये रहा बच्चों, ये आपको बुक्स में मिल जाएगा, वहाँ से लिख लेना, ऐसी कोई समस्या नहीं है, समझ में आना चाहिए। ये मैं हटा देता हूँ बच्चों। अब एक दूसरा तरीका भी है, उसको कह देते हैं दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। इसको समझें बच्चों, दैट इज, इसको कहेंगे राइट हैंड थंब रूल। अंगूठे को थंब कहते हैं, इसको समझें बच्चों। अब आप ऐसे समझ लें, जैसे हमें यहाँ क्षेत्र की दिशा देखनी है, तो जैसे इस धारावाही चालक में धारा ऊपर की ओर जा रही थी, तो अपने अंगूठे को, जैसे आपका ये राइट हैंड है, अंगूठे को इस तरीके से उंगलियों को मोड़िए,
और अंगूठे को इस तरीके से रखिए कि अंगूठा उस दिशा में हो जिधर धारा जा रही है। तो यहाँ पे धारा ऊपर की ओर है बच्चों, तो मैंने अंगूठा ऊपर की ओर कर लिया। तो उंगलियों का जो रोटेशन है, जो घुमाव है, वही क्षेत्र रेखाओं का घुमाव होगा। तो उंगली कैसे हैं बच्चों, देखो ऐसे घूम रही हैं, दिस, समझ रहे हैं, ऐसे। तो वही तो यहाँ पर है, क्षेत्र रेखाएं ऐसे घूम रही हैं, उसी दिशा में ही तो हैं। तो बात समझ में आ गई। तो इस रूल से भी निकाल सकते हैं। तो इसको अगर आप फिगर में देखना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं कि जैसे ये धारावाही चालक है, क्षेत्र देखना है, तो मैंने हाथ का अंगूठा, ये जो अंगूठा है, ये उसी धारा की दिशा में रख लिया ऊपर की ओर, और जो उंगलियां होंगी उनका रोटेशन इस तरीके से है। समझ रहे हैं बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। तो ये अंगूठा किस दिशा में है, धारा की दिशा में। तो जो हमारी उंगलियां हैं ऐसे ही तो हैं, तो यहाँ फील्ड ऐसे होगा, यानी इस साइड में बल रेखा बाहर निकल रही होगी और इस साइड में अंदर जाएगी, अंदर प्रवेश, यानी इस तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। तो इस रूल से भी आप देख सकते हैं, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से या मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच के नियम से इनकी दिशा ज्ञात की जा सकती है। तो बच्चों पर्याप्त है दिशा ज्ञात करने के लिए, तो इसका स्क्रीनशॉट लें। तो बच्चों अभी आपने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना सीख लिया। अब हम एक इंटरेस्टिंग तथ्य देखने जा रहे हैं, एक बड़ा ही रोचक रिलेशन निकलने जा रहा है, संबंध। देखो आपने वैद्युत स्थितिकी में पढ़ा था, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा था, जो नियतांक यही यूज़ होता रहा था पूरे चैप्टर में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता रहा था यूज़ पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और इसकी वैल्यू कितनी पड़ी थी आपने, 9 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। देखो ये यूनिट आपने यही पढ़ी होगी। देखो क्या था रिलेशन, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, सॉरी गलत होगी बच्चों, वही मैं कह रहा, ये मुझसे गलती क्यों हो रही है। तो अब देखिए यहाँ से इसकी जब यूनिट निकालोगे तो F × r², यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर आएगी। इसकी जब यूनिट निकालेंगे r² ऊपर आएगा, ये नीचे आएंगे Q1 Q2, तो ये यूनिट आ जाएगी। ये टर्म यहाँ आपने पढ़ा था। अब बात करते हैं, अभी जो मैग्नेटिज्म हमने स्टार्ट की है उसमें एक टर्म आया है μ0/4 पाई। इसकी वैल्यू आपने पढ़ी 10⁻⁻7 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर पढ़ी बच्चों, यही तो पढ़ी। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैं क्या करता हूँ कि इस इक्वेशन में इसको डिवाइड करता हूँ, समीकरण शॉर्ट में लिख दूँ इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 कर रहा हूँ। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग कर रहा हूँ, तो पहले समीकरण 2 लिख लेता हूँ। समझ रहे हैं बच्चों, या ऐसा करें समीकरण चलो ऐसे ही कर लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो μ0/4 पाई आप उसमें भी डिवाइड कर सकते थे, इस वाली इक्वेशन में इससे डिवाइड कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपॉन इक्वेशन नंबर सेकंड, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, रिलेशन वही आएगा। देखो करके दिखाएं या ऐसे ही रहने दें, चलो इसको ऊपर रख लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट, आप ये मत समझना कि बच्चों ये गलती हो रही है, गलती कुछ नहीं है, कुछ भी कर लीजिए, अनुपात ही तो आना है, चाहे किसी का किसी में भाग कर दो, भाग करना है, रिलेशन वही निकल के आएगा। तो फर्स्ट में, तो पहले फर्स्ट लिख लें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
किससे डिवाइड कर रहे हैं, सेकंड से, तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको इनटू करके उल्टा लिख देते हैं, बात तो वही रही, डिवाइड होना ही कहलाएगा अपॉन म्यू नॉट, ओ म्यू नॉट, सॉरी बच्चों वीडियो बहुत लेंदी हो गया है तो मैं थोड़ी जल्दबाजी कर रहा हूँ इसलिए मिस्टेक हो रही है। म्यू नॉट, ये 6 सा बन गया बच्चों, म्यू नॉट है ये, म्यू 6 नहीं है, तो अपॉन म्यू नॉट, इधर का काम समाप्त। अब इक्वेशन फर्स्ट ऊपर लेनी थी तो ये वैल्यू ऊपर ले ली, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन नीचे 10 टू द पावर -7। अब बच्चों जब डिवाइड किया है इक्वेशन फर्स्ट में तो यूनिट्स का भी डिवाइड करके चलते हैं। जैसे ऊपर की यूनिट क्या थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर फर्स्ट, और इससे डिवाइड कर रहे हैं तो इनटू करके उल्टा कर देते हैं, मीटर स्क्वायर ऊपर। बच्चों क्या गलती हो गई है, कुछ मिस्टेक हो रही है, एक मिनट मुझे चेक करने देना। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आ गया, ठीक है ना बच्चों, कहाँ मिस्टेक हो रही है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ओहो क्या बच्चों दिक्कत कर रहा हूँ मैं, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर एम्पियर। बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम आ गए, बड़ा कंफ्यूज हो गया बच्चों, मैक्सवेल आ गए, एम्पियर आ गए, न्यूटन आ गए, कूलम आ गए, यूनिट का और लफड़ा पड़ गया। तो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की यूनिट बच्चों। तो देखें इनटू क्या करेंगे, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, तो एम्पियर स्क्वायर चला जाएगा ऊपर और न्यूटन आ जाएगा नीचे। यूनिट्स का भी हमने हिसाब किताब कर लिया। यहाँ देखें 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्या बचा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, यही तो बचा, या म्यू नॉट पहले लिख लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, बराबर ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा, प्लस का 7 तो 16 हो जाएंगे, 10 टू द पावर 16 हो गए। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों यूनिट को। देखें न्यूटन से न्यूटन कैंसिल आउट, ओके, क्या रह गया, मीटर स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं, मीटर स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अब आपने पढ़ा था कूलम में और एम्पियर में रिलेशन, यानी Q बराबर IT होता है, ठीक है, विद्युत धारा की परिभाषा से आ गया। तो कूलम मात्रक लिखते हैं, कूलम बराबर एम्पियर, और टाइम कितना आ गया, सेकंड। Q का मात्रक कूलम, धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक सेकंड। बात समझ में आ रही है बच्चों। तो अब मैं कूलम की जगह एम्पियर सेकंड लिख सकता हूँ इस कूलम की जगह। तो इसी रिलेशन को आगे देखते हैं तो क्या मिलेगा, मीटर स्क्वायर, ए स्क्वायर के स्थान पर ए स्क्वायर ही लिखा रहने दीजिए, कूलम स्क्वायर तो ए स्क्वायर यानी एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, ये कट गए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, ओके। तो ये क्या आ गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अब देखें इसको मैं कितना लिख सकता हूँ बच्चों, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये स्क्वायर भी यहीं ले लिया, इनका स्क्वायर भी कर लिया, 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये आ गई। और बच्चों देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात सामने निकल के आई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये एक वो वैल्यू आ गई जो स्पीड ऑफ लाइट है, प्रकाश की चाल आ गई है। तो कितना अच्छा रिलेशन मिल गया हमें, मिल गया कि नहीं बच्चों, क्या मिल गया रिलेशन कि 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना, सी स्क्वायर, क्योंकि ये सी स्पीड ऑफ लाइट है, आप जानते हैं सी क्या है, सी क्या है बच्चों, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल है। तो कितना अच्छा रिलेशन मिल गया, ये देखो मैं डिब्बे में बंद कर देता हूँ इसको, 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर, वो 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू सी स्क्वायर। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इस एक्सप्रेशन को, कहाँ लिखूँ, यहाँ से जा रहा हूँ बच्चों, यहाँ से, और यहाँ आ रहा हूँ, ध्यान रखना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन म्यू नॉट, ऐसे लिखता हूँ। सी बराबर अगर करूँ तो वर्गमूल लेना होगा, सी बराबर 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट,
तो ये रिलेशन आ गया। तो बच्चों आपसे एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालिए। तो सीधी बात है, इसकी वैल्यू प्रकाश की चाल आ रही है और चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड, तो इसका मात्रक क्या हो गया मीटर पर सेकंड। और इसकी विमा पूछी जाए 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालिए, तो आप ये रिलेशन निकाल चुके हैं। तो इस टर्म की विमा क्या आएगी, जो इसकी विमा है यानी चाल है ये प्रकाश की L-1 और चाल की विमा L-1 होती है, तो इस टर्म की विमा ये आ गई। तो बात समझ गए बच्चों। देखिए कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा कि μ0 और एप्सिलॉन नॉट, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रहे थे, एक मैग्नेटिज्म में पढ़ रहे थे, दोनों के बीच जब रिलेशन निकाला तो हमें कितनी अच्छी चीज़ मिली, प्रकाश की चाल। तो बच्चों आज के लेक्चर में केवल इतना ही, वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है। तो आज का अगर लेक्चर समझ में आया है तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दिया करें, जिससे हमें ये पता चलता है कि बच्चों की पढ़ाई समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। आप बड़ा कंजूसी करते हैं, या तो बच्चों आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, या आप पिछले लेक्चर्स नहीं देख रहे हैं, आपने एक कंटिन्यूस पढ़ाई नहीं की है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि बेहतर से बेहतर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन फिर भी आप वीडियो लाइक नहीं करते। वीडियो लाइक करने का मुझे कोई लालच नहीं है बच्चों, मैं सिर्फ उससे ये पता चलता है कि बच्चों की समझ में आ रहा है। तो बच्चों अगर ये पढ़ाई समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओके, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।